नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल एक बहुत ही हृदय विदारक सूचना मिली और वो सूचना ये थी कि कल एयर इंडिया का जो एक प्लेन था बोइंग कंपनी का, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें लगभग 267 आदमियों की असामयिक मृत्यु हो गई। ये बहुत ही हृदय विदारक सूचना थी दोस्तों, और पूरे देश में इस सूचना से बहुत ही गम का माहौल है और हर कोई इस चीज़ से दुखी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं भारत लिंक ग्लोबल परिवार की तरफ से वो जो आदमी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, ये जो दुर्घटना है ये एयर इंडिया का विमान है। हालांकि एयर इंडिया ने जितने भी व्यक्ति इस दुर्घटना का शिकार हुए उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है, और भारत सरकार ने अभी तक कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया है। तो मैं भारत सरकार से भी, यानी मोदी सरकार से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि एयर इंडिया ने 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे देने का ऐलान किया है, तो भारत सरकारों ने कम से कम 1-1 करोड़ रुपए तो जरूर दे। हालांकि पैसे से किसी भी परिवार का दुख तो नहीं बांटा जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा जिंदगी उसमें आसान हो जाती है। तो मैं भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं दुर्घटना की। तो हालांकि ये बोइंग 787 जो ड्रीमलाइनर प्लेन था दोस्तों, ये बोइंग कंपनी बनाती है। ये अमेरिका की कंपनी है और ये काफ़ी बड़ी कंपनी, शायद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये 10-11 साल पुराना था ये प्लेन था जो, लेकिन एक प्लेन की जो लाइफ होती है वो 40 से 50 साल तक की होती है। तो इस हिसाब से कहा जाए तो ये इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं था। ये भी नहीं कह सकते कि बूढ़ा हो चुका था प्लेन, ये पुराना हो चुका था, मशीनरी उसकी घिस चुकी थी और एयर इंडिया को नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी नया ही प्लेन था। जहाँ तक पायलट की बात है तो पायलट भी पूरा एक्सपीरियंस होल्डर थे और उनके पास एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने का। तो इसमें कहीं पर भी कंपनी का या पायलट का मुझे कहीं पर भी दोष दिखाई नहीं देता। तो और प्लेन कोई भी है दोस्तों, वो कंपनी तो एक बार बना देती है और जिस कंपनी ने उसको खरीदना होता है उसको खरीद लेती है। तो उसको बाकी कैसे रखना है, कैसे उसकी मेंटेनेंस करनी है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। और मेंटेनेंस के मामले में दोस्तों, एयर इंडिया कंपनी है वो, मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंटेनेंस के मामलों में कम ध्यान देती है, और अगर कोई कंप्लेंट भी करता है तो उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और शायद अगर इसकी बाद में जांच के आदेश दे दिए गए तो वो आदेश से अगर ईमानदारी से अगर उसकी जांच की जाए तो मुझे लगता है कि एयर इंडिया कंपनी का जो मेंटेनेंस विंग है उसकी कहीं ना कहीं कमी मिलेगी कि उन्होंने प्रॉपर इसकी उड़ने से पहले जांच नहीं की। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने इसी एयर इंडिया की फ़्लाइट से 2 बार विजिट किया लंदन की, दिल्ली से लेके ने और हीथ्रो एयरपोर्ट तक मैं एयर इंडिया के में 2 बार उड़ान भरी है, यानी 2 बार मैंने विजिट किया। लेकिन उससे पहले मैं जितनी बार भी लंदन गया हूँ मैंने ब्रिटिश एयरवेज कंपनी से की थी, और एक बार वर्जिन अटलांटिक है, वो भी ब्रिटिश एक कंपनी है। तो उसकी हवाई जहाज़ से 2-3 बार उसके हवाई जहाज़ से भी यात्रा की। तो अगर मैं दोनों की तुलना करूँ तो जो ब्रिटिश कंपनी है दोस्तों, वो मेंटेनेंस के मामले में, चाहे वो अंदर की मेंटेनेंस हो, इंजन की मेंटेनेंस हो, ये कई तरह के जो भी मामले हैं, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, उसमें मुझे सुपीरियर दिखाई दी है। क्योंकि अगर ये जब कोई भी जहाज़ उड़ता है तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, और होती है वो वायु दाब की, यानी एयर टर्बुलेंस की। तो जब भी कोई भी जहाज़ एयर टर्बुलेंस में फंसता है तो उसके अंदर इंजन की जो कैपेसिटी है वो भी काम करती है। अगर इंजन की कैपेसिटी थोड़ी कम है, हवाई जहाज़ के अंदर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो जब कोई भी जहाज़ है वो एयर टर्बुलेंस में फंसता है तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें झटके लगते हैं और कई बार तो यात्री हैं वो डर जाते हैं। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ये एयर इंडिया का भी था और ब्रिटिश एयर कंपनी का भी था। जब मैंने ब्रिटिश एयर कंपनी से उसमें फ़्लाइट में यात्रा की थी तो 2-3 बार जब एयर टर्बुलेंस में हवाई जहाज़ फंसा, खासकर जब अफ़गानिस्तान की पहाड़ियाँ थी या ईरान की पहाड़ियाँ थी या फिर काला सागर था उसके ऊपर के, तो उसमें जो ब्रिटिश कंपनी का जो हवाई जहाज़ था, वर्जिन अटलांटिक का जो हवाई जहाज़ था, उसमें इतने ज़्यादा झटके नहीं लगे। लेकिन जब एयर इंडिया में मैंने 2 बार फ्लाइट में उसमें यात्रा की, लंदन तक की और लंदन से वापस दिल्ली तक की, दोनों ही बार, पहली बार जब मैंने एयर इंडिया से की तो उसमें बहुत ज़्यादा झटके लगे। तो मैंने जो क्रू मेंबर थे उनको कहा कि इतने ज़्यादा झटके क्यों लगते, तो उन्होंने कहा जी ये तो एयर टर्बुलेंस का ये तो लगेंगे। लेकिन फिर मैंने ये कहा कि ब्रिटिश एयरवेज में मैंने यात्रा की उसमें तो इतने नहीं थे, तो उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
और इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल कंप्लेंट है उसमें भी एयर इंडिया है वो ध्यान नहीं देती। और इसकी वजह की है कि जो ब्रिटिश एयरवेज है उसमें जो जैसे फूड का मामला है वो एरिया के हिसाब से फूड सप्लाई करती है। कोई नॉर्थ इंडिया का है, साउथ इंडिया का, उसी हिसाब से वो फूड देती है। और जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया में चाहे कोई नॉर्थ इंडिया का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, तो वो उसको जो फूड की सप्लाई वो साउथ इंडिया का करती, साउथ इंडिया का खाना खिलाती है। अब वो चाहे खाएं या ना खाएं तो उसके पास कोई चारा नहीं होता। हमारे जैसे लोग जो नॉर्थ इंडिया से आते हैं, और रही बात अंदर की हवाई जहाज की मेंटेनेंस की, तो एयर इंडिया में जब मैंने पिछली बार लंदन तक की यात्रा की थी तो खुद जिस खिड़की के ऊपर में बैठा हुआ था उसका शीशा टूटा हुआ था, तो उन्होंने एक गत्ता टाइप में उसमें लगा रखा था। तो जब मैंने कंप्लेंट की तो उन्होंने कहा सर ये अभी टूटा है और हीथ्रो एयरपोर्ट पे जाते ही हम इसको ठीक कर देंगे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मेंटेनेंस के मामले में हो या दूसरी कंप्लेंट हो तो एयर इंडिया इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और जब मैंने इस चीज़ की कंप्लेंट की, पिछली बार कंप्लेंट की, मैंने ये सोच के की थी कि मैं अब तक जो यात्रा किया करता वो ब्रिटिश कंपनी में किया करता, तो एयर इंडिया हमारे देश के, तो कम से कम टिकट के जो पैसे या जो बेनिफिट अगर हमारे देश की किसी एयरलाइन को होता है तो वो ज़्यादा बेटर है। इसी भावना के साथ मैंने एयर इंडिया में 2 बार फ्लाइट में यात्रा की, तो दोनों ही बार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ख़राब एक्सपीरियंस रहा था। और मैंने इस चीज़ की कंप्लेंट की थी उनको, क्रू मेंबर को तो की थी, रिटर्न में भी मैंने एयर इंडिया के ऑफिस में उसकी कंप्लेंट की थी, ये सोच कर कि शायद इसका जवाब आएगा और उसका समाधान भी करेंगे। लेकिन एक बार भी, 2 बार शिकायत की थी, एक बार भी उसका जवाब नहीं आया और न उन्होंने सॉरी बोला और न ही उन्होंने इस तरह के कोई कंप्लेंट के ऊपर ध्यान दिया। तो दोस्तों जब कोई इतनी बड़ी कंपनी जब मेंटेनेंस के मामले में अगर कोई कंप्लेंट करता है, चलिए खाने की तो छोड़ दीजिए, इसका तो एक्सीडेंट से कोई वो नहीं होता, संबंध नहीं होता, लेकिन जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम के ऊपर अगर कोई यात्री कंप्लेंट करता है कि उसको ये इस जहाज के अंदर ये कमी नज़र आती है, ये टेक्निकल फॉल्ट नज़र आता है, तो उसके ऊपर उस कंपनी को तुरंत ध्यान देना चाहिए। और जब मैंने एयर टर्बुलेंस में एयर इंडिया के ऑफिस में कंप्लेंट की कि इतने ज़्यादा झटके तो मुझे ब्रिटिश एयरवेज में नहीं लगे थे, वर्जिन अटलांटिक में नहीं लगे थे, तो यहाँ लगे, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई इंजन के अंदर या कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कोई कमी है। तो उस मेरी कंप्लेंट का भी कोई भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो लास्ट में मैंने एक लास्ट कंप्लेंट की थी कि मुझे लगता है कि रतन टाटा के देहांत के बाद कंपनी ने के जो भी चेयरमैन है या डायरेक्टर है उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, और आज के दिन एयर इंडिया है वो रतन टाटा के नाम से दबा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जुड़े थे रतन टाटा के कारण कि वो एक देशभक्त आदमी है, देशभक्त कंपनी है और इसको फ़ायदा होना चाहिए, और हमारे देश की कंपनी है। और वैसे भी मोदी का एक मेक इन इंडिया के तहत के स्वदेशी अपनाओ, उसी के से भी हमने प्रभावित होकर ना एयर इंडिया से यात्रा करनी शुरू की थी। लेकिन इस तरह की कंप्लेंट का ध्यान न देना, मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह की कोई ना कोई फॉल्ट हुआ होगा, भले ही उसकी कंप्लेंट किसी ने की होगी या नहीं की होगी, लेकिन जो टेक्निकल स्टाफ है उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस टेक्निकल कमी के ऊपर, और यही कारण है शायद कि ये दुर्घटना हुई है। तो मैं भारत सरकार से इस चीज़ की भी मांग करना चाहूँगा कि अगर कोई टेक्निकल कमी की कोई शिकायत करता है तो कंपनी को आदेश दिया जाए कि वो तुरंत उस चीज़ के ऊपर एक्शन ले, और वास्तव में चाहे भले ही वो टेक्निकल कमी ना भी हो, लेकिन तब भी उसके अंदर उसका जो कंप्लेंट है वो एक बार ज़रूर उसका चेक कर लेना चाहिए। क्या पता कोई सीरियस प्रॉब्लम जो मिस्त्रियों को, जो उनके मैकेनिक है, उनको ना पता हो और कोई यात्री उस पर ध्यान दिलाना चाहिए, तो उसका समाधान जरूर करना चाहिए और एक बार कम से कम चेकिंग ज़रूर कर लेना चाहिए। और ये जो दुर्घटना हुई, मेरा अपना अनुमान, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना ये अनुमान है कि ये एयर इंडिया की कमी के कारण ये दुर्घटना हुई है। उसने टेक्निकल फॉल्ट के ऊपर जो वो ध्यान नहीं देती, कंप्लेंट करने के बावजूद भी ध्यान नहीं देती, तो ये बहुत ही गलत है और ये बहुत ही अनुचित है। और आगे भी अगर इस तरह की दुर्घटना हुई तो कौन तो एयर इंडिया में यात्रा करेगा, और एयर इंडिया कंपनी जो इस देश की अपनी कंपनी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो बैठ जाएगी। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं तो कम से कम आगे से एयर इंडिया में कोई यात्रा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो टेक्निकल एक्सपीरियंस रहा हो या नॉन टेक्निकल या खाने खोने का या इस तरह का रहा हो, तो मैं तो कम से कम एयर इंडिया में आगे से यात्रा नहीं करूँगा। ये साल में 2-3 चक्कर तो मेरे लंदन तक के कट ही जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आगे से एयर इंडिया के लिए टाटा बाय बाय। बाकी है कि कंपनी अगर ध्यान देगी तो हो सकता है मेरे जैसे लोग जिन्होंने ये सोच लिया हो कि आगे से एयर इंडिया में हम यात्रा ही नहीं करेंगे, हो सकता है वो लौट के वापस आ जाएं। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के दिन मैंने इतना ही कहना था, यही मेरी शिकायत थी कि एयर इंडिया कंपनी को शिकायतों के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही आपका एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।